वेलकम टू जुनून बैच। लेक्चर नंबर 27 में ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जिस नीट में जिस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आया हुआ है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। जैसे मैं इस लेक्चर में ये स्प्रिंग सिस्टम, पेंडुलम, प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। इसके बाद अब गैस सिलेंडर, हाइड्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पानी में आप डाल दीजिए किसी कॉर्क को, फिर वो अप एंड डाउन मोशन करेगा तो वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा। तो इस दोनों का सिर्फ आपको फॉर्मूला किताब में देख के रट लेना है। ये 3 सिस्टम हम पढ़ ले रहे हैं, ये 2 का फॉर्मूला देख लीजिए। ये 5 सिस्टम आपके लिए काफ़ी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जेई एडवांस या जेई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 सिस्टम काफ़ी है। अगर आप आईआईटी की तैयारी करें तो ये 5 के अलावा भी आपको पढ़ने होंगे, बहुत सारे चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्प्रिंग सिस्टम से। स्प्रिंग का क्वेश्चन कैसे आता है? तो स्प्रिंग का क्वेश्चन जो आता है वो स्प्रिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपको सबसे पहले आप ये समझ लीजिए स्प्रिंग से रिलेटेड चीज़ें। जैसे आपको पता होगा इलास्टिसिटी में आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ। तो इसमें फोर्स का फॉर्मूला होता है -kx, जहाँ पे k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x इसका एलोंगेशन है। और फोर्स जो इलास्टिक फोर्स है ऊपर की तरफ लग रहा है, इसलिए बीच में माइनस साइन आ रहा है। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा। तो स्प्रिंग हुक्स लॉ में क्या होता है, फोर्स ऊपर की तरफ, अगर आप किसी चीज़ को पुल करते नीचे की तरफ तो फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर आएगा और एलोंगेशन नीचे होगा। तो इसमें फॉर्मूला ये बनता है, और इसमें माइनस साइन ये बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है। और इसमें आपको क्या सीखना है, ये चीज़ देखना है। फिर स्प्रिंग में कभी भी अगर टाइम पीरियड पूछा जाए इसका कि ये अपने मीन पोजीशन, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर नीचे मूव करेगा, मीन पोजीशन होगा, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो इसका टाइम पीरियड होगा 2π√m/k अगर सिंगल स्प्रिंग है तो। लेकिन ज़्यादातर आप क्वेश्चन एग्जाम में पाएंगे कि आपका स्प्रिंग 2 या 2 से ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, के इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें आप देखिएगा कि सीरीज या पैरेलल ही आएगा, या तो सीरीज आएगा या तो पैरेलल आएगा। ठीक है। स्प्रिंग का जो सिस्टम आएगा उसमें आप देखिएगा या तो सीरीज आएगा या तो पैरेलल आएगा। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वो लॉजिकल नहीं है, किताब में जो दिया गया है उसके हिसाब से नहीं है। मैं अपने हिसाब से थोड़ा समझने के लिए, फास्ट बनाने के लिए मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वो पहले बता दे रहा हूँ, बुक में उस तरह से नहीं बना हुआ है, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। एक क्वेश्चन को लॉजिकली बना के दिखाऊंगा आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अभी आपको बहुत फास्ट समझने के लिए, सीरीज में है या पैरेलल में समझने के लिए, आपको ऐसे ही अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत आपके लिए बेटर होगा। तो जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में देखते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला से ठीक उल्टा होगा। पैरेलल में आपका फॉर्मूला आएगा के इफेक्टिव का, यह आ जाएगा k1 + k2, और सीरीज में आ जाएगा 1/k = 1/k1 + 1/k2 अगर सीरीज में होगा तो। मैं आपको सीरीज और पैरेलल समझने का एक छोटा सा तरीका बताऊंगा जो लॉजिकल नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। बस आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में वो हेल्प कर देगा। जैसे आपको पता है कि अगर करंट में सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो इसमें करंट सेम होता है। ठीक है। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये आपको पता है। तो वैसे ही कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आपका सीरीज होगा, अगर पैरेलल होगा, अगर पैरेलल होगा तो इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन ये सेम होगा। अगर सीरीज होगा तो इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन डिफरेंट होगा। ये छोटा सा चीज़ हम लोग सीख लेते हैं, जिससे सभी क्वेश्चन नहीं लेकिन 95% क्वेश्चन में आपको
आसानी हो जाएगा, तुरंत आप समझ पाएंगे कि सीरीज है या पैरेलल है। अगर सीरीज पैरेलल आप समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये फॉर्मूला सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे समझेंगे? तो बहुत छोटा सा, आप स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है ये सब मत सोचिए, बस सिंपल सोचिए। इसको जो मास है उसको नीचे की तरफ पुल कीजिए, मतलब फोर्स अप्लाई कीजिए। फोर्स अप्लाई करने से दोनों स्प्रिंग पे बराबर फोर्स लगेगा, दोनों नीचे, दोनों का एलोंगेशन सेम होगा, दोनों का एलोंगेशन सेम होगा। देखिए दोनों का एलोंगेशन सेम होगा, ये इसलिए ये पैरेलल है। पैरेलल है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, T = m/, इतना। तो ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो नीट में क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप इसमें देखिए, इस मास को पुल कीजिए तो दोनों स्प्रिंग में, हालांकि स्प्रिंग अगर लॉजिकल देखिए तो स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है तो दोनों का एलोंगेशन भी अलग आना चाहिए, लेकिन मैं जस्ट एक इमेजिन कर रहा हूँ कि जल्दी सॉल्व करने के लिए अगर ऐसे जुड़ा हुआ तो ऐसे पुल कीजिएगा, दोनों में एलोंगेशन सेम होगा, इसलिए ये भी पैरेलल है। तो फॉर्मूला देखिए यहाँ भी सेम है के इफेक्टिव का। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर पुल करते हैं, अच्छा यहाँ पे पुल की जगह पुश भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर की तरफ अगर पुश करते हैं तो कॉम्प्रेशन होगा दोनों में, दोनों का कॉम्प्रेशन सेम होगा, दोनों में वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग पुल करते हैं तो क्या होगा कि ये पहला स्प्रिंग का फोर्स ज़्यादा हम लोग बोलेंगे लगेगा, दूसरे पे कम लगेगा, क्योंकि यहाँ से जब पुल करेंगे तो पहला स्प्रिंग में फोर्स ज़्यादा आएगा, फिर थोड़ा सा कम इसके ऊपर आएगा, तो फोर्स अलग अलग आएगा, इसीलिए एलोंगेशन दोनों का सेम नहीं होगा। एलोंगेशन अगर डिफरेंट होगा तो ये सीरीज में मानेंगे, सीरीज में मानेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सीरीज में मानने से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। फिर उसी तरह ये इसमें देखिए, यहाँ पर जब हम पुल करेंगे तो दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, सेम एलोंगेशन नहीं हो रहा है, दोनों का एलोंगेशन अलग अलग हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला ये आ जाएगा कि इफेक्टिव। ठीक है, तो इसी तरह आप बहुत फास्ट क्वेश्चंस को बना सकते हैं। हमने 4 क्वेश्चन देखा एग्जाम्पल, और भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है कि इसमें बीच में मास है, दोनों तरफ स्प्रिंग है। तो अगर हम इसको किसी एक तरफ पुल करते हैं, मास को एक तरफ मूव कराते हैं, तो इसमें कॉम्प्रेशन आएगा, जितना इसमें कॉम्प्रेशन आएगा उतना ही एलोंगेशन आएगा। मैंने बताया एलोंगेशन कॉम्प्रेशन हो या दोनों का पेयर हो, अगर दोनों सेम आ रहा है तो मतलब ये पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया कि स्प्रिंग का लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K, इसको हम लोग आधा आधा 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद फिर इस तरह से जब ज्वाइन कर रहे हैं तो इसकी टाइम पीरियड कितनी होगी। तो एक्चुअली इसमें क्या बोला है कि आप स्प्रिंग को डिवाइड करने से स्प्रिंग कांस्टेंट में कैसे चेंज आता है उसको आपको अप्लाई करना है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट में चेंज आने का फॉर्मूला होता है, हम लोग जानते हैं F = kx, माइनस साइन इग्नोर कर दिया, तो k जो फोर्स अगर आप छोड़ दें, एक ही फोर्स अप्लाई करें सब पर, तो k प्रोपोर्शनल टू 1/, लेंथ होता है 1/x, मतलब एलोंगेशन। स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ अगर x की जगह पे हम एलोंगेशन L लिख दें लेंथ का रेशियो में, तो स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ का रेशियो में बढ़ जाता है। अगर लेंथ का रेशियो 1:1 है मतलब आधा आधा हो गया, हम लोग कट किया तो इसका लेंथ कितना हुआ L/2, इसका L/2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k। ये सब आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जस्ट आपको बता दिया ऐसा कि सॉल्व कर सकते हैं आप। तो स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ का जितना रेशियो में डिवाइड होगा उसी रेशियो में, उसका उल्टा रेशियो में स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। अगर इसको हम 3 हिस्सा में डिवाइड करते तो स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा आता है 3k। ठीक है, अभी 2 हिस्से में डिवाइड किया इसलिए 2k आया। तो टाइम पीरियड कितना आएगा 2π√m/k इफेक्टिव। तो k इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसमें इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। यहाँ से पुल करके देखिए, पुल करने से क्या होगा, दोनों पैरेलल, दोनों का एलोंगेशन सेम होगा, इसलिए पैरेलल में है। तो 2k + 2k कितना आ जाएगा 4k, इसलिए हमारा आंसर आ गया m/4k, इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आप
क्वेश्चन नंबर 6 है, स्प्रिंग का सिस्टम इस तरह से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे ऑसिलेशन का टेस्ट में भी था, जो हमने लास्ट टेस्ट लिया उसमें भी था, और हम लोग के डीपीपी में भी है, दोनों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको देखिए, मैं शॉर्टकट से नहीं बना रहा हूँ, इसको आपको लॉजिकल बना रहा हूँ, कैसे आप लॉजिकली बना सकते हैं, कैसे एक्चुअली बनाया जाता है। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बनाया उसको हमने क्या किया, शॉर्टकट से बनाया। तो आप लास्ट में ये आंसर याद रख सकते हैं कि इसका के इफेक्टिव कितना होगा, 2K होगा। कैसे आता वो देखिए, यहाँ मैं बहुत डिटेल में लिख दिया हूँ। जब इस पार्टिकल को हम लोग ऐसे पुश करेंगे तो y कॉम्प्रेस होगा, y डिस्टेंस कॉम्प्रेस होगा, और उसी तरह ये जो होगा स्ट्रेच होगा, ये दोनों स्ट्रेच होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स इसमें कैसे आएगा, ये स्प्रिंग नीचे जा रहा है तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर आएगा। ये स्प्रिंग दोनों खींच रहा है बाहर की तरफ, ये नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा। तो हम लोग को जब दोनों में स्ट्रेच मान लेंगे, y डैश हुआ, तो इस y डैश को निकालना है हम लोग को। तो y डैश जो आएगा, जैसे इसको हम y कॉम्प्रेस बोलते हैं, इसको y स्ट्रेच दोनों को बोलेंगे, तो ये y डैश इस डायरेक्शन में हम लोग को देखना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे ये y है, ये एंगल 45 है, तो ये वाला कितना आएगा, y cos 45, y डैश, ठीक है। तो y डैश इक्वल टू आ गया y cos 45। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कितना टोटल आ रहा है, कहाँ पर, AO की तरफ, मास m पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना नेट लग रहा है, तो 3 है FA, FB का cos 45 लेंगे, ये वाला कंपोनेंट, ठीक, इसका ऑपोजिट, और FC लेंगे cos 45, इसका ऑपोजिट। तो FA का वैल्यू KY हो जाएगा, जो हुक्स लॉ बताया था पहले। FB को हम लोग लिखेंगे KY डैश cos 45, KY डैश लिखेंगे, और cos 45 तो पहले से है, यहाँ भी KY डैश होगा, ये दोनों ऐड होकर 2KY डैश हो जाएगा। तो y डैश का हम लोग y का टर्म में इतना आया हुआ है, y cos 45। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए cos 45 1/√2, cos 45 1/√2, तो नीचे आएगा 2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा KY, तो 2KY हो जाएगा। तो F नेट आ गया 2KY, तो 2K यहाँ पे K इक्विवेलेंट आया, तो यही हमारा आंसर आ गया, टाइम पीरियड 2π√m/2K। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए, दो मास सिस्टम है। अभी तक हम लोग सिंगल मास सिस्टम पढ़ रहे थे, अब ये दो मास सिस्टम आ गया, तो इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज कीजिए ये दोनों मास लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो इसमें टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ जाएगा 2π, यहाँ पे m इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, m/k। तो यहाँ पे जो m होगा उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, ठीक है। तो ये सॉल्व कैसे होगा, रिड्यूस्ड मास ऐसे आएगा 1/m1 + 1/m2, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। यहाँ से m का वैल्यू आप m1 m2/m1 + m2 यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, फिर आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये एक मास के ऊपर एक मास रखा हुआ है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड निकालेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें दोनों मास को ऐड कर देंगे। तो दोनों मास एक ही जगह रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मास रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ पे मास रिड्यूस होगा, इफेक्टिव मास। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग का सिस्टम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम का सिस्टम करेंगे। अब हम लोग केस पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए सिंपल पेंडुलम का कैसे टाइम पीरियड फाइंड होता है, t = 2π√L/g, यहाँ मैंने आपको दिखाया है, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, t = 2π√L/g। यहाँ पे देखिए
ऐसे पेंडुलम को अगर हम लोग अपने मेन पोजीशन से स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं तो इस पोजीशन पे आएगा, तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स, वापस लाने वाला फोर्स mg sin थीटा, क्योंकि mg ऐसे रहेगा और ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो mg cos थीटा यहाँ लगेगा और mg sin थीटा पीछे की तरफ आएगा, मेन पोजीशन की तरफ आएगा। तो यही हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा, इसमें इसलिए माइनस साइन आया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं और साइन थीटा का वैल्यू भी सॉल्व कर लिया यहाँ से, इस ट्राइंगल से। ये परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूस है, तो साइन थीटा x/l आया। तो हम लोग यहाँ पे x/l पुट किए तो g/l आ गया, इक्वेशन नंबर 1। कोई भी अगर मोशन SHM में होगा तो उसकी एक्सेलरेशन इतनी आती है, दोनों तरह से हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो g/l ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा, तो ओमेगा का वैल्यू पुट करने से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखना कि थीटा का वैल्यू अगर 4 डिग्री से कम होगा तो ही ये SHM में होगा, ओके। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे केसेस है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि सिंपल पेंडुलम को अगर हम लोग लिफ्ट में डाल देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो लिफ्ट में अगर डालते हैं तो जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, या बहुत सारे केसेस है, सब में जी इफेक्टिव, अगर जी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। जी इफेक्टिव मतलब अगर ये लिफ्ट में डाल देते हैं तो इसका लिफ्ट अगर नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो ये दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं जी इफेक्टिव। तो रिलेटिव दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन माइनस होता है, आपको पता होगा, तो जी माइनस ए आएगा। तो इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पे बस चेंज कर दीजिए जी माइनस ए। उसी तरह लेफ्ट अगर ऊपर जा रहा है तो इसका इफेक्टिव आ जाएगा, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा। उल्टे डायरेक्शन में हम लोग रिलेटिव में ऐड करते हैं, ऐड हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन आएगा तो टाइम पीरियड जी इफेक्टिव में इतना पुट कर दीजिए आप, ठीक है। कोई व्हीकल है या ट्रॉली है जो अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पर जी इफेक्टिव कितना आएगा, जी नीचे काम करेगा, ए आपका स्यूडो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पीछे काम करेगा, तो जी इफेक्टिव इसका इतना आएगा, यहाँ पर ये पुट कर दीजिए, ठीक है। अगर उसी गाड़ी किसी पेंडुलम में किसी कार में पेंडुलम रखी हुई है और वो कार सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसकी जी इफेक्टिव कितनी होगी, जी प्लस उसमें जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन उसको ऐड कर दीजिए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ भी जी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। 5वां नंबर केस है, अगर हम लोग पेंडुलम को वाटर में रख देते हैं या लिक्विड में रख देते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी को हम लोग रो बोल रहे हैं, और मेटल का बना हुआ या बॉब है इसकी डेंसिटी को हम लोग इसकी डेंसिटी को बोलते हैं सिग्मा। तो इसमें जी इफेक्टिव आएगा जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा, ठीक है। तो पेंडुलम के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पेंडुलम पे और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे इस केस में देखिए ये ग्रेविटेशन से मिक्स किया हुआ क्वेश्चन है। अगर हम लोग पेंडुलम को h हाइट ऊपर ले आते हैं अर्थ का सरफेस से, तो आपको पता है कि जी डैश कितनी होगी, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। तो जब टाइम पीरियड आप निकालेंगे तो जी डैश आपको पुट करना होगा, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी इंटू h/h प्लस h r का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 8वां केस में देखिए, 8वां केस में टाइम पीरियड और लेंथ में रिलेशन ये बनता है। तो यहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मूला, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लेंथ में अगर 2% का चेंज हुआ तो टाइम पीरियड में कितना परसेंट का चेंज होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ में अगर 2% का चेंज है तो टाइम पीरियड में 1% का चेंज होगा। ये पावर जो आया है ना उसको हम लोग यहाँ पे इनटू में लिख देते हैं, तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। फिर ये क्वेश्चन लिखने का तरीका ये भी है, पेंडुलम बीट्स 3/4 ऑफ ए सेकेंड, देन फाइंड फाइनल लेंथ। तो इसका मतलब है एक सेकेंड पेंडुलम है, सेकेंड पेंडुलम आपने नाम सुना होगा, सेकेंड पेंडुलम जिसकी टाइम पीरियड होती है 2 सेकेंड, उसका क्वेश्चन है।
तो इसको 3/4 का मतलब है कि जो आपका 2 सेकेंड टाइम पीरियड है उसका 3/4, तो 3/2 आ जाएगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g है। यहाँ पे g का वैल्यू 9.8 लीजिए और सॉल्व कीजिए, लेंथ आपका आ जाएगा 0.56 मीटर, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पेंडुलम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमने किया, देखा। अभी हम लोग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैंने हम लोग डाउट क्लास जो हम लोग किए थे पिछले संडे, उसमें भी इसको मैं सॉल्व किया था। फिर मैं बता दे रहा हूँ, बहुत लोग क्लास नहीं कर पाए। ये सपोज कीजिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक मास m रखा हुआ है, जो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे प्लस है, यहाँ पे बोलेंगे माइनस है। ठीक है, मीन पोजीशन O है। तो ये दिया गया कि ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेट कर रहा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर जो एक्सलेशन होगा, मोशन होगा, उसकी डायरेक्शन ये होगी, नीचे की तरफ होगी, -ω²y। तो इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व किया करना होगा कि मास को इसके ऊपर नीचे अगर मूव कराएंगे तो मास डिटैच हो जाएगा, तो उस वक्त टाइम पीरियड कितनी होगी। ठीक है, मास जब प्लेटफॉर्म से डिटैच फ्रॉम प्लेटफॉर्म देन इसकी टाइम पीरियड कितनी होगी, ये पूछा जाता है। तो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबका एक ही सॉल्यूशन है, आप इसका नॉर्मल रिएक्शन निकालिए। क्योंकि जब आपको पता है जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा तो मास डिटैच हो जाएगा। लेकिन कहाँ पर होगा, एट टॉप मोस्ट पोजीशन पे डिटैच होगा। ठीक है, या आपका क्वेश्चन आ रहा है कि जो रीडिंग है इसमें वेट मशीन का जो रीडिंग है वो आपको 0 हो गया, इसका मतलब ये आप नॉर्मल रिएक्शन 0 करके ही बनाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। नॉर्मल रिएक्शन इसका काम लगेगा ऊपर और mg नीचे आ गया, तो इसको अलग से बना के देखिए, n ऊपर है mg नीचे है इस मास m पर, और एक्सलेशन भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं n = mg माइनस m⍵²y, m इंटू a, नीचे की तरफ जो फोर्स होगा m इंटू a होगा, तो a कितना होता है ω²y। तो नीचे की तरफ आपका लगेगा नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस ω²y। देखिए ये वाला इक्वेशन कैसे आया, आपको पता है कि इसका एक्सलेशन क्या है, नीचे की तरफ है। तो नेट फोर्स इस पर कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा mg माइनस n = ma। तो mg माइनस n = लिख सकते हैं m⍵²y। तो वहाँ से आप सॉल्व करेंगे n, तो कितना आएगा mg माइनस m⍵²y। ठीक है, अगर आपको डिटैच वाला निकालना है तो नॉर्मल रिएक्शन को 0 कर दीजिए। 0 करने का मतलब है mg = m⍵²y होगा, कैंसल आउट, तो ω² कितना आ जाएगा, ω² आ जाएगा g/y। तो ये कहाँ पर आएगा, टॉप मोस्ट पोजीशन है, इसीलिए y का वैल्यू क्या आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। तो आप y की जगह पे a पुट कर दीजिए, तो ω² आ गया। तो आपका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π/ω होता है, तो आ जाएगा आपका a/g। तो ये आपका प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पेशल केस लिखा हुआ है, इसका आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। जैसे यहाँ पे कोनिकल पेंडुलम दिया गया है, ये ऐसे घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड 2π√L cos θ/g होगा। L/g की जगह L cos θ हो जाएगा। फिजिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ 2πI0mgl। I0 का मतलब हो रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आपको डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है नीट के लिए। उसी तरह स्प्रिंग मास का सिस्टम अगर ऐसे दिया हुआ है,
इसका फॉर्मूला ये होगा। कुछ केसेस याद रखने हैं, सबको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप करना चाहे तो, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर अगर इस तरह का स्प्रिंग दिया हुआ, स्प्रिंग ऊपर लगी हुई है, तो इसका 4K हो जाएगा, इफेक्टिव कैलकुलेशन हो जाएगा, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर किसी कॉर्क को या किसी भी बॉडी को अगर हम पानी में डुबा कर ऐसे छोड़ देते हैं, पानी में डिप्रेस करके रिलीज करते हैं, तो वो ऊपर नीचे मोशन करेगा, SHM में आएगा, तो उसका टाइम पीरियड होगा 2πm/a सिग्मा जी। यहाँ पर सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, ए इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है, और मास इसके जो लिक्विड सबमर्ज्ड है उसका मास है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2πh/g। h/g इससे होता है। आप वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से आप h में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। वॉल्यूम होता है a × L होता है ना, और फिर होता है वॉल्यूम को लिखते हैं, डेंसिटी को लिखते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो L का मतलब H है, तो देखिए A सिग्मा नीचे जाएगा और m/a सिग्मा आपका H आ जाएगा। H मतलब कितना हाइट समझ है, तो दोनों फॉर्म में दे सकते हैं, इसलिए मैंने फॉर्मूला दोनों फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो इतना टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी है, इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए टेस्ट नंबर 7 में क्वेश्चन आया था 32 नंबर क्वेश्चन, कि आप पूरा पॉज करके पढ़ लीजिए, इसको मैं समझा देता हूँ। कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसके बॉब में पानी भरा हुआ है, ठीक है, वाटर भरा हुआ है। अब इसमें एक छोटा सा होल कर दिया गया, छोटा सा होल यहाँ पे कर दिया गया, तो पानी धीरे धीरे निकलेगा बाहर की तरफ। तो पूछा जा रहा है इसका टाइम पीरियड में कैसे चेंजेस आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, ओरिजिनल वैल्यू तक आ जाएगा। तो कैसे आएगा, तो फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो यहाँ पर L जो होता है इफेक्टिव होता है। तो L इफेक्टिव का मतलब क्या है, L इफेक्टिव का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L है। अगर ये बॉब मेटालिक बॉब जो है, इसको बॉब बोलते हैं, अगर बहुत बड़ी है तो इसका L इफेक्टिव हो जाएगा L+R। ठीक है, इसकी L इफेक्टिव होगी L+R। इसका मतलब है अगर लेंथ ये बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर लेंथ ये घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट O को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो एक्चुअली जो लेंथ होता है पेंडुलम में वो टॉप सस्पेंशन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का होता है। अगर ये बॉब बहुत छोटी होती है तो इसका हमको रेडियस को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ L लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को इग्नोर नहीं करना होगा, इसको लेना होगा। तो जैसे जैसे इसमें पानी नीचे की तरफ आएगा, देखिए इसमें पानी अगर नीचे की तरफ आएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, इसलिए कि मास जो है पानी नीचे की तरफ आ रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बढ़ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इफेक्टिव लेंथ हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा। तो धीरे धीरे जब पानी ये ख़त्म होता जाएगा, नीचे जाएगा, जितना नीचे चलता जाएगा ये भी नीचे आएगा, तो धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ेगा, और जैसे नीचे आता जाएगा फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ जब शिफ्ट होगा तो टाइम पीरियड फिर कम हो जाएगा, क्योंकि L इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। पहले L इफेक्टिव बढ़ा, फिर L इफेक्टिव कम होता गया, और फिर एट द एंड क्या होगा, एट द एंड ये जब पूरा पानी निकल जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने पोजीशन O पे चला आएगा। ठीक है, तो लास्ट में धीरे धीरे पहले बढ़ा L इफेक्टिव, तो L इफेक्टिव कैसे बढ़ता जा रहा है, देखिए आप यहाँ ले लेता हूँ। पहले L इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है,
फिर उसके बाद घटता जाएगा, फिर अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। इसीलिए टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन, जब पूरा पानी निकल जाएगा तो इसका टाइम पीरियड फिर अपनी जगह पे फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि पानी के वजह से जो वेट था वो तो निकल गया। सिर्फ ये मेटालिक बॉल है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे आएगा, तो एल इफेक्टिव फिर अपने जैसे था रिमेन सेम हो जाएगा। इसीलिए पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपने बहुत सारे डाउट दिए थे मुझे, मैं उसमें से ये सब लिखा हूँ, और बहुत सारे डाउट्स और बच्चों के आए थे। मैं जूम पे ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास में बहुत सारे डाउट सॉल्व किया था। उसमें से जो बचा है ये सब सारे हैं, जिसमें से आपको मैं बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 15, 18 और 42, ये आप मेरे जो लेक्चर्स हैं पीछे पार्ट नंबर 3 तक उसको फॉलो कीजिए, तीनों का आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 भी है जो बाद में बच्चों ने दिए, ये जूम पर ही सॉल्व किया था लाइव क्लास में। उसके बाद 32 नंबर अभी थोड़ी देर इससे पहले सॉल्व किया, तो 8 और 39 बचता है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ अभी। 8 नंबर में दिया हुआ है कि एक डैम्प्ड ऑसिलेटर है, तो डैम्प्ड ऑसिलेटर का मतलब ये होता है कि डैम्प का मतलब होता है कि इसका एम्पलीट्यूड जो ए है वो टाइम के साथ रिड्यूस होगा, टाइम के साथ, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, तो इसको हम ए डैश लिख रहे हैं, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये किस फॉर्मूला के हिसाब से होता है, तो उस फॉर्मूला को आप लिखिए, ए इक्वल टू ए नॉट ई माइनस लैम्डा टी। इसके बाद आपको इस फॉर्मूला पे दो केसेस दिए हुए हैं, दोनों केस को अगर आप इसमें डालते हैं तो फिर आपका वैल्यू ऑफ एन आ जाएगा। तो फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम में 1/3 हो जा रहा है, जो ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है उसका 1/3 हो जा रहा है। मतलब केस नंबर 1 में हो जा रहा है ए जो हो जा रहा है वो ए नॉट का 1/3 हो जा रहा है इन 2 सेकेंड। ठीक है, ए का ए नॉट बाई 3 हो जा रहा है इन 2 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करेंगे, तो ए के जगह पे ए नॉट बाई 3 पुट कीजिए इक्वल टू ए नॉट ई माइनस लैम्डा इंटू 2, टाइम 2 पुट कर दीजिए। तो ए नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बच गया 1/3 इक्वल टू ई माइनस 2 लैम्डा। इक्वेशन नंबर 1 बनाइए इसको। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 2 में आइए। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, 6 सेकेंड में 1/n हो जा रहा है, 6 सेकेंड में 1/n हो जा रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा ऊपर। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड केस में क्या होगा, a बाई ए नॉट, सेकेंड केस में बोला है कि ए नॉट बाई एन हो जाएगा इन 6 सेकेंड। तो इसमें अगर हम लोग पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में तो क्या मिलेगा, a बाई ए नॉट, ए की जगह पे ए नॉट बाई एन कर दीजिए, और ए नॉट ई माइनस लैम्डा इंटू 6, तो ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n इसको लिखिए ई माइनस 2 लैम्डा का पावर क्यूब। तो एक नंबर इक्वेशन देखिए, इतना का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 का क्यूब, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 3 का क्यूब, मतलब 27। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, तो ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, इसको आप नोट कर लीजिए। अब 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये एम्पलीट्यूड का रेजोनेंट वाइब्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो रेजोनेंट वाइब्रेशन का क्वेश्चन में क्या होता है कंडीशन, ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, तो इसमें आप ग्राफ देखिएगा ऐसा बनेगा, ग्राफ आपका कुछ ऐसा आएगा, ये ओमेगा रहेगा, इस तरह से ग्राफ कुछ रहेगा। तो इसमें एट
रेजोनेंट वाइब्रेशन AM इन्फिनिटी हो जाता है, AM इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं रेजोनेंट वाइब्रेशन का कंडीशन, वाइब्रेशन का कंडीशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा AM कितना दिया हुआ है, हेयर AM इक्वल टू दिया हुआ है A0/A ओमेगा स्क्वायर माइनस B ओमेगा प्लस C। तो इसको अगर इन्फिनिटी होना है, इसका मतलब कि समथिंग बाई जीरो इज इन्फिनिटी, तो ये वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया है, देखिए सिंगल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कंडीशन बताना है। सिंगल होता है तो आपको पता है ये इक्वेशन आ गया, सिंगल रूट आने का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है इक्वल टू ज़ीरो, तभी सिंगल रूट आता है, आपको पता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये जीरो आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC आएगा, यही हमारा कंडीशन आएगा और ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट लिया गया था उसका सारा ऑसिलेशन का सॉल्व कर दिया मैंने, कुछ लाइव क्लास में, कुछ यहाँ पर। तो अब मैं इसका कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ जो हमारे ग्रुप में कामिल फराज साहब ने पूछा है, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का और इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ से यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप क्या निकालना वो देखते हैं। हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे इस लाइन का अगर इक्वेशन आप लिखेंगे स्ट्रेट लाइन से तो m इंटू एक्स आएगा। जब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो m का मतलब होता है स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप बता रहा है आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर सॉल्व होगा, स्लोप बता रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, या टेन थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो स्लोप आएगा, तो स्लोप क्या बताएगा, a बाई एक्स क्या बता रहा है, यहाँ पे अगर आप टेन थीटा निकालते हैं तो a बाई एक्स आएगा, तो a बाई एक्स आपको बता रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि स्लोप आपको बता रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा आप फाइंड कर लेते हैं तो आपको फॉर्मूला पता है 2πf। ओमेगा फाइंड करने के बाद आप फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं, वही पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन का स्लोप पता करते हैं। तो स्लोप क्या होगा, देखिए स्लोप ये वाला पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल होगा, ये होगा। तो हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं और इसका नेगेटिव इसको ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका इधर का स्लोप माइनस टेन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा यहाँ पर लेंगे स्लोप में, तो टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर 10 है और बेस भी 10 है, तो 10 बाई 10 कितना आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सेंटीमीटर में है, इसीलिए इसको 100 कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा। तो आपको स्लोप मिल गया, स्लोप मिल गया कितना 100 आ गया। लेकिन आपका एक्चुअल स्लोप ये है तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो टेन 180 माइनस थीटा, यही हमारा एक्चुअल स्लोप है इस क्वेश्चन, इस स्ट्रेट लाइन का। तो ये मिल जाएगा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 100। तो यहाँ से आप माइनस टेन थीटा 100 मिला, मतलब आप लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस 100। तो यहाँ पे देखिए स्लोप में पुट कीजिए, कितना आएगा माइनस 100 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसलिए ओमेगा कितना आ गया 10 आ गया। अब आपको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। तो ओमेगा कितना है 10 है, 2 है, 3.14 है इंटू एफ, इसको सॉल्व कीजिए आपको मिलेगा 1.59 हर्ट्ज, इतना आंसर आएगा। तो उम्मीद है कि ऑसिलेशन का पूरा थ्योरी के साथ जितने भी आपके टेस्ट पेपर थे, डाउट थे, सबको सॉल्व कर दिया गया। अब हम लोग अगले पार्ट में लेक्चर नंबर 28 में ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।